हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि अगर आप झूठे बलात्कार के मामले में फंस गए हों तो आप क्या करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बलात्कार का मामला हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और जब से 2013 का संशोधन आया है तब से इस मामले में बढ़ोतरी हो रही है। 2021 में लगभग 31,677 रेप के मामले हमारे देश में पंजीबद्ध हुए थे और जिसमें यह पाया गया कि 89 अर्थात 89% ऐसे लोगों के द्वारा बलात्कार की घटना किया गया जो या तो रिश्तेदार थे, नातेदार थे या पड़ोसी थे और पीड़िता उस बलात्कारी को पहले से जानती थी। दोस्तों, यहां मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे देश में राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना होती है। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ में बलात्कार की घटना 10% हर साल होती है और यह एक चिंता की विषय है। फिर भी अगर आप विश्व मानचित्र को देखें और अमेरिका, लैटिन अमेरिका की कंट्री जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन देशों से अगर तुलना करेंगे तो पाएंगे कि पर कैपिटा बलात्कार की घटना हमारे देश में बहुत कम है। दोस्तों, हमारे देश में कन्विक्शन का रेट पहले 27% था, अभी 2021 में यह बढ़ करके 39% तो हो गया है, जो कि एक बेहतर कन्विक्शन रेट है। इवन ब्रिटेन में कन्विक्शन रेट इतना नहीं है, जो कि बहुत ही एडवांस कंट्री है। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के साथ क्या है? बढ़ती हुई झूठी बलात्कार की घटना। दोस्तों, विश्लेषकों का मानना है कि 2013 के बाद से, जब नया क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके बाद से झूठी बलात्कार की घटना में बढ़ोतरी हुई है। और हरियाणा के मामले में तो यह भी देखने में आया है कि करीब 40% मामले बलात्कार के झूठे थे। दोस्तों, अगर आप बलात्कार की घटना का एनालाइज करें तो कंसेंसुअल सेक्स की घटना और उसको फिर बलात्कार की रिपोर्ट लिखा देना पेरेंट्स के द्वारा, यह करीब हमारे देश में 40% ऐसी घटना होती है। और यही कारण है कि झूठी बलात्कार की घटना हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बलात्कार को धारा 375 ताजरात हिंद में व्याख्या की गई है और उसके अनुसार बलात्कार की घटना तब होती है जब किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला के साथ में उसके साथ यौन संबंध स्थापित करता है। और 2013 के क्रिमिनल अमेंडमेंट के आधार पर इस परिभाषा को और थोड़ा व्यापक कर दिया गया है। अब ओरल सेक्स को भी बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। गुदा मार्ग के सेक्स को भी बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग के सेक्स को भी बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु से महिला के प्राइवेट पार्ट में दाखिल करना भी बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है और इसके लिए 5-6 परंतुक हैं, जैसे कि अगेंस्ट हर विल, अगर किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध या उसके सहमति के बिना या उसकी सहमति ऐसी परिस्थिति मिली गई है जब उसको थ्रेटन किया गया हो, डराया गया हो, धमकाया गया हो, या उसे नशापति खिला करके उसे सहमति ले ली गई हो, या जानते हुए कि वह व्यक्ति महिला का पति नहीं है, उसके साथ यौन संबंध बनाता है, माने मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो बलात्कार की श्रेणी में आएंगे। दोस्तों, अगर किसी लड़की या महिला के द्वारा सहमति दी गई हो और वो 18 साल से कम की है तो पर भी कोई सहमति नहीं मानी जाएगी। अगर कोई लड़की 15 साल से कम उम्र की नहीं है तो और वह किसी की बीवी है तो बलात्कार नहीं माना जाएगा। अर्थात 15 साल से कम उम्र की कोई भी लड़की, भले ही हो किसी की बीवी हो, अगर उसके साथ में यौन संबंध स्थापित किया जाता है तो बलात्कार की श्रेणी में आएगा।
दोस्तों यहां पर मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि धारा 114 ए एविडेंस एक्ट में स्पष्ट रूप से अब लिख दिया गया है कि अगर कोई पीड़ित महिला कोर्ट में आकर यह कहती है कि उसने यौन संबंध के लिए सहमति नहीं दिया था, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी, मानेगी कि उस पीड़िता के द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई थी। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, बदलाव है। लेकिन यहां पर यह भी मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में पुरुष के बलात्कार का कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। हालांकि अभी देखा गया, अभी 4-5 दिन पहले ही चेन्नई में घटना हुई जिसमें कि एक लेडी टीचर का एक 17 साल के स्टूडेंट के साथ में अवैध संबंध पाया गया, और जब उस लेडी टीचर ने शादी होने के कारण से उस लड़के को अपने यहां आने से मना कर दिया, तो इतना वह लड़का व्यथित हो गया कि उसने आत्महत्या कर लिया। और उस लड़के की मां ने पुलिस पर यह दबाव डाला कि मेरा लड़का आत्महत्या कर ही नहीं सकता है, जरूर कोई कारण है। और पुलिस के तफ्तीश में पता चला कि उस लड़के के मोबाइल में और उसके पर्स में उस लेडी टीचर का फोटो मिला, बहुत सारी जानकारी उसे हासिल हुई, और उसके बाद में उस लेडी टीचर को अरेस्ट किया गया, क्योंकि पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली कि ये लेडी टीचर उस लड़के के साथ में अवैध यौन संबंध में पिछले 2-3 साल से था। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पुरुषों के साथ बलात्कार नहीं होता है, लेकिन हमारे देश में इस प्रकार के कोई कानून नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप धारा 377 ताजरात हिंद या धारा 374 ताजरात हिंद में प्रकरण दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके खिलाफ में किसी महिला के द्वारा बलात्कार की झूठी रिपोर्ट थाने में दर्ज कर दिया गया है, तो अब आपको क्या करना है? पहला, आप उस महिला से एकदम दूर रहें, फिजिकली भी और वर्चुअली भी। कोई ईमेल नहीं भेजें, कोई व्हाट्सएप चैट नहीं करें। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, दोनों एक ही जगह काम करते हैं, तो अगर आपको कोई बातचीत की जरूरत है तो तीसरे व्यक्ति को वहां पर खड़ा रखें, ताकि वो विटनेस का काम करेगा। दोस्तों, आप सीसीटीवी फुटेज या टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और यह सिद्ध करें पुलिस के सामने में कि आपके द्वारा कोई बलात्कार की घटना नहीं की गई है, और जिस समय की यह घटना बता रही है उस समय आप वहां पर नहीं थे। और आप यह भी सिद्ध करें कि जो पीड़िता महिला है जिसने आपके खिलाफ में झूठी बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाई है, वो आदतन झूठी है। उसने पहले भी आपके साथ में ब्लैकमेल किया है, आपसे पैसा ऐंठने के लिए प्रयास किया है और आपसे पैसा ऐंठा भी है। आपके अलावा अगर किसी अन्य व्यक्ति के साथ में उसने इस तरह की घटिया गतिविधि की हो, तो वो भी आप पुलिस के सामने उजागर करें और यह सिद्ध करने का प्रयास करें कि उसकी जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी, वह संदिग्ध है। और इससे आपको धारा 145 एविडेंस एक्ट के तहत में फायदा मिलेगा, क्योंकि जब आप उस आवेदिका महिला के क्रेडिबिलिटी को इंपीच कर देंगे तो यह आपके फेवर में जाएगा। दोस्तों, अगर आप 100% श्योर हैं कि आपको झूठा फंसाया जा रहा है और आपका उस महिला से दूर दूर तक कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रहा है और उसका अल्टेरियर मोटिव है और वो बदले की भावना से आपके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करा है या आपको ब्लैकमेल करना चाहती है, अगर आप इसे सिद्ध करने में सफल होंगे पुलिस के सामने में या कोर्ट के सामने में, तो आपको फायदा होगा। क्योंकि कोई भी अपराध तब तक अपराध नहीं होता है जब तक उसके पीछे मेंस रिया नहीं हो, माने रॉन्गफुल इंटेंशन। अगर आपका रॉन्गफुल इंटेंशन साबित नहीं होता है तो आप कल्प्रिट नहीं हो सकते हैं, न पुलिस के सामने में और न कोर्ट के सामने में। और अगर आप 100% श्योर हैं कि उस महिला से आपका कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था, तो आप पुलिस को
इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये कह सकते हैं कि आपका ब्लड सैंपल लिया जाए और आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाए और इससे साबित हो जाएगा कि आपका सीमेन उस महिला के प्राइवेट पार्ट के अंदर नहीं है। हालांकि धारा 114 ए एविडेंस एक्ट में और धारा 375 ताजरा हिंद में जो बलात्कार की परिभाषा दी गई है उसके लिए जरूरी नहीं है कि सीमेन मिले या ना मिले, लेकिन अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यह साबित हो जाएगा कि आपका ब्लड से आपके सीमेन का मैच नहीं हो रहा है या सीमेन नहीं मिला है, तो यह जज के दिमाग में डाउट क्रिएट करना काफी रहेगा। दोस्तों, अगर मान लीजिए आप लिव इन रिलेशनशिप में उस महिला के साथ में रह रहे हैं और आपने महिला को शादी का प्रॉमिस किया हुआ है और फिर आप शादी से मुकर गए किसी भी वजह से, तो आप पुलिस के सामने में और कोर्ट के सामने बता सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट रूप से कानून बना दिया है कि अगर कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में किसी मर्द के साथ में रहती है और उसके बाद में अगर शादी नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में महिला को बलात्कार का मुकदमा दायर करने का कोई हक नहीं मिलेगा। तो अगर आपका उस महिला के साथ में 2-3 साल से संबंध है, सहमत के आधार पर आप दोनों के बीच में सेक्स हो रहा है, तो आप इसका खुली तरह से कोर्ट में या विवेचना के दौरान पुलिस के सामने बता सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी बता सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ जो प्रकरण उस महिला के द्वारा दायर किया गया है वो विवेचना के दौरान ही खारिज हो जाएगा। दोस्तों, यह भी हो सकता है कि महिला आपके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करने की बार बार धमकी दे रही हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप संबंधित पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर रोजनामचा साना अंकित करेंगे, आवेदन देंगे और उसमें पूरा डिटेल में विवरण देंगे कि किस तरह से इस महिला के द्वारा हमें बार बार धमकी दी जा रही है और बलात्कार के केस में फंसाने की योजना बना रही है। यह रोजनामचा साना आपके लिए जबरदस्त रूप से कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, विवेचना के दौरान भी आप हाईकोर्ट जा सकते हैं और वहां पर 482 सीआरपीसी के तहत में निवेदन कर सकते हैं कि आपके खिलाफ जो झूठा प्रकरण दायर किया गया है उसको खारिज किया जाए और सारे सबूत के साथ में अपने वकील के मार्फत धारा 482 सीआरपीसी में आप हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करें। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका प्रकरण अब कोर्ट में विचारण में चला गया है, तो आप भारतीय संविधान के धारा 226 में रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दायर करें और हाईकोर्ट अगर संतुष्ट हो जाएगा तो वह संबंधित कोर्ट को रिट ऑफ प्रोहिबिशन माने विचारण रोकने का आदेश दे सकता है। दोस्तों, अगर विचारण के बाद आपका एक्विटल हो जाता है, आप बरी हो जाते हैं, तो आप उस महिला के खिलाफ धारा 182, धारा 211, धारा 506 ताजरात हिंद के तहत में मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसके अलावा आप महिला के खिलाफ में धारा 499 ताजरात हिंद के तहत में डिफामेशन अर्थात अवमानना का सूट भी कोर्ट में दायर कर सकते हैं। दोस्तों, जब बलात्कार का झूठा प्रकरण किसी मर्द के खिलाफ में दायर होता है तो इसका बहुत जबरदस्त अंजाम होता है। बहुत सारे मर्द तो समाज से बहिष्कृत हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी नौकरी चली जाती है, समाज में वो अलग थलग पड़ जाते हैं, उनका जो अपना पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट है वो तार तार हो जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में बलात्कार की झूठी रिपोर्ट बढ़ती जा रही है और अभी दिल्ली महिला आयोग के एक विश्लेषण के अनुसार 53% बलात्कार की रिपोर्ट जो दिल्ली में हुई थी वो झूठी पाई गई। हरियाणा में 40%
बलात्कार की रिपोर्ट झूठा पाया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि महिला अदावत के कारण, पुरानी दुश्मनी को भजाने के कारण से, ब्लैकमेलिंग करने के कारण से, एक्सटॉर्शन करने के कारण से झूठे बलात्कार की रिपोर्ट कायम कर देती है और इसका परिणाम बहुत ही ज्यादा गंभीर होता है। कभी कभी तो यह भी देखा गया है कि बेटी ने अपने बाप के खिलाफ में बलात्कार की झूठी रिपोर्ट लिखवा दिया। मैं 1994 की एक घटना बता रहा हूं जो सुल्तानपुर थाना, जिला रायसेन का थाना है मध्य प्रदेश में। वहां पर एक महिला ने 2 लोगों के खिलाफ में बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाई। जब मैं वहां सुपरविजन करने के लिए गया था 1994 में, तो मैंने देखा कि वहां पर कोई स्ट्रगल के कोई मार्क नहीं थे, कोई चूड़ी फूटी हुई नहीं थी, कोई कपड़ा में कोई सिलवट नहीं था। जहां पर वो घटनास्थल बता रही थी, वह घटनास्थल किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं था। और ये दोनों भाई यूपी से आए हुए थे और यहां पर उस महिला का जमीन बटाई में कर रहे थे पिछले 5 साल से। वह महिला एक विधवा महिला थी, लेकिन बाद में उन दोनों भाइयों ने उस 10 एकड़ जमीन जो विधवा महिला के पास में थी उसको जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और वह जगह जगह भटकी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में उसने उन दोनों भाइयों के खिलाफ में बलात्कार की रिपोर्ट लिखवा दिया। जब मैंने सुपरविजन किया तो इसमें मुझे कहीं भी बलात्कार की घटना नजर नहीं आई और फिर मैं कलेक्टर DS राय के पास गया, उनको मैंने सारी घटना बताई और उसके बाद में मैंने उसमें एक्सपंज रिपोर्ट मैंने ER लगाया और केस को खत्म किया। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटना हमारे देश में अक्सर होती रहती है। आज इस बात की सख्त आवश्यकता है कि ऐसी जो झूठी बलात्कार की रिपोर्ट किसी महिला के द्वारा थाने में की जाती है और अगर ये रिपोर्ट झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसे कानून को एब्यूज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर कैसा रहा? अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से हमें अवगत कराएं। अगर आप किसी विषय पर वीडियो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो हमें बताएं, मैं उस विषय पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।